हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के पॉलिटी विषय का अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इसमें हमने इसकी पृष्ठभूमि में काफी कुछ कवर भी कर लिया। पृष्ठभूमि में हमने ये देखा कि सोवियत प्रणाली किस तरीके से अस्तित्व में आई, इसका विकास किस तरीके से हुआ और किस तरीके से विघटन हुआ, ये इसकी पृष्ठभूमि है मुख्य रूप से। फिर देखा हमने कि सोवियत जो संघ है इसका विकास और सारी चीजें देखते हुए हमारे हैं। उसके बाद सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा। फिर हम पढ़ रहे थे ये वाली चीज और क्लास ओवर हो गई थी, तो ये चीज पढ़ रहे थे हम कि सोवियत प्रणाली की दो प्रकार की विशेषताएं, जिनमें एक प्रकार की विशेषताएं आर्थिक विशेषताएं हैं। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताओं का मतलब है कि पैसों से संबंधित, ठीक है, धन से संबंधित क्या विशेषताएं रही उनकी। सोवियत प्रणाली की दूसरी है राजनीतिक, पॉलिटिक्स से संबंधित क्या विशेषताएं रही। इनको हमने इस तरीके से मैंने डिवाइड किया था कि सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को दो पार्टों में बांट लो। जो आपकी नोट्स बनाते हो उनमें कॉपी के दो पेज में दो मतलब पेज को दो भागों में बांट लो। एक तरफ हम पढ़ेंगे राजनीतिक विशेषताएं, एक तरफ आर्थिक विशेषताएं। ठीक है, आर्थिक विशेषताएं क्या क्या वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक विशेषताएं। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि हम पढ़ लेते हैं दोनों में से, आर्थिक नहीं, हम सबसे पहले राजनीतिक विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ये तीन प्रमुख रूप से विशेषताएं, उनको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं। इसकी जो पहली विशेषता है, वो पहली विशेषता यह है कि सोवियत में केवल एक ही पार्टी का शासन होगा। एक मिनट, सॉरी, सोवियत संघ जो यूएसएसआर है आपका, उसकी पहली राजनीतिक विशेषता यह है कि सोवियत संघ या यूएसएसआर पर या यूएसएसआर में केवल एक ही पार्टी का शासन होगा। ठीक है, पहली विशेषता ये हो गई। शासन जब भी होगा इस पार्टी मतलब इस सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ में, तो वो एक ही पार्टी होगी। और ये पार्टी कौन सी, जो सोवियत संघ को स्थापित करने वाली पार्टी थी, और उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर आप कह सकते हो उसको कम्युनिस्ट पार्टी या फिर साम्यवादी पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखना है कि पहली विशेषता यह है कि जो सोवियत प्रणाली की, वो ये चाहते थे कि हमेशा में एक ही पार्टी रहेगी, एक ही पार्टी का शासन रहेगा, और वो पार्टी कौन सी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी विशेषता इसकी पढ़ोगे आप, तो ये कहता है कि एक तो पूंजीवादी है और निजी स्वामित्व है, इसको खत्म करो। ठीक है, तो दूसरी विशेषता इनकी आ जाएगी पूंजीवाद, निजी स्वामित्व, तथा मुक्त व्यापार का विरोध होना चाहिए। तो दूसरी विशेषता इसकी हो गई। दूसरी में तीसरी भी लिख देता हूं, फिर उसके बाद फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, अन्य राजनीतिक पार्टी बनाने पर रोक। ठीक है, ये तीन विशेषताएं आपको राजनीतिक, सोवियत प्रणाली की राजनीतिक जो विशेषताएं हैं उनमें तीन विशेषताएं आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। पहली विशेषता ये कि हमेशा एक ही पार्टी का शासन होगा, और वो पार्टी रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी ही सोवियत संघ की स्थापना करने वाली पार्टी थी। ठीक है, और इसमें दूसरी विशेषता यह है कि पूंजीवाद की विरोधी, दूसरा निजी स्वामित्व का भी विरोधी, और मुक्त व्यापार का भी विरोधी। ठीक है, तीन चीजों का विरोध होगा हमेशा। सोवियत प्रणाली की जो राजनीतिक विशेषता है कि पूंजीवाद का हमेशा विरोध होगा। ठीक है, निजी स्वामित्व का भी हमेशा विरोध होगा। ठीक है, तो तीसरी है मुक्त व्यापार का। आप फ्री व्यापार नहीं कर सकते, किसी देश के साथ व्यापार करना है तो उस पर कुछ चार्जेस लगने चाहिए, टैक्स लगने चाहिए, सीमा शुल्क लगना चाहिए। दूसरा ये कि निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज पे, जमीन पे भी निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। किसी कोई फैक्ट्री लगाए तो उस पर भी किसी आदमी का निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, कहने का मतलब। तीसरी है कि किसी को मतलब कि बाजार में खुले नियंत्रण पर नहीं छोड़ना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। तीसरी है कि कोई दूसरी पार्टी नहीं बनाएगा, केवल एक ही पार्टी का शासन रहेगा, और वो रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आपको सोवियत प्रणाली की तीन विशेषताएं अच्छी तरीके से याद रखनी है। एक तो ये कि एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होगा, दूसरी पार्टी बनाने का विरोध होगा, हमेशा पार्टी नहीं बना सकते। तीसरी तीन चीजों का, पूंजीवाद और आपका निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का हमेशा विरोध होगा। ठीक है, ये राजनीतिक विशेषताएं हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तीन ही विशेषताएं हैं राजनीतिक विशेषताएं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे पास समय वो थोड़े बोर्ड पर वो नहीं है, स्पेस कम है। आप इसी तरीके से तीनों विशेषताएं
देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सोवियत प्रणाली की जो राजनीतिक विशेषता है, इस चीज को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और फिर हम अब पढ़ने वाले हैं सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं। और आर्थिक विशेषताएं हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें काफी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता आर्थिक विशेषताओं में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली विशेषता इसकी आर्थिक विशेषता में रहेगी सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। तो पहली विशेषता आपकी ये होगी। मैं पहले पूरी विशेषता लिख देता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं समझा दूंगा। दूसरी विशेषता जब आप पढ़ोगे इसकी, तो दूसरी विशेषता हम पढ़ेंगे कि नियोजित अर्थव्यवस्था होगी। नियोजित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो होगी वो नियोजित अर्थव्यवस्था होगी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मैं कोष्टक में लिख देता हूं कि वर्तमान इधर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं वहां से स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ आ जाता हूँ। वर्तमान उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजनाएं निर्धारित करना। दो विशेषताएं आपकी सोवियत प्रणाली की हो चुकी हैं, निर्धारित करना। तीसरी विशेषताएं होगी कि न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं से मतलब क्या है, उसको भी मैं इस कोष्टक में लिख देता हूं कि जीवन जीने की न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं मिले, जिससे सामान्य विकास किया जा सके, ठीक है। चौथी जो विशेषता होगी, बेरोजगारी न के बराबर होनी चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। अगली आपकी पांचवी हो जाएगी उन्नत संचार व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। देश के संसाधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर राज्य का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इतनी विशेषताएं अभी भाई हैं, और विशेषताएं हैं। सबसे पहले मैं इनको समझा देता हूँ, फिर दो तीन विशेषताएं और हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। पहले इनको समझो आप ध्यान से। 5-6 विशेषताएं यहाँ पर हो गई है। तो सोवियत प्रणाली की जो आर्थिक विशेषताएं हैं पैसों से संबंधित, उनमें सबसे पहले विशेषता यह है कि जो सोवियत प्रणाली है वो समाजवाद पर आधारित थी। आपको पता है समाजवादी क्रांति हुई और समाजवाद पर आधारित थी।
और इसका मकसद ये था कि समाज में जो असमानता फैली हुई है उसको बराबर किया जाए, ठीक है ना, सबका समानता पर विकास हो, ठीक है, समान विकास हो आधारित थी, जहां पर आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाएंगे। यानी सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि समाजवाद पर आधारित थी ये प्रणाली, और ये समाजवाद ये कहता था कि जितनी भी आर्थिक निर्णय होंगे वो कौन लेगा, समाज को देखते हुए कि किस समाज में का तबका नीचे है, कौन सा समाज उचित है, तो इस प्रकार से निर्णय लिए जाए कि सभी के मतलब सभी का समान रूप से विकास हो, सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है। पहली विशेषता आपकी ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है कि जो अर्थव्यवस्था होगी उसको नियोजित अर्थव्यवस्था रखेंगे, और नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है, नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन का मतलब होता है क्या, प्लान बनाना, ठीक है, प्लानिंग के तहत जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको बोलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था में प्लान किस तरीके से बन रहे हैं कि वर्तमान में जो उपलब्ध संसाधन है उनको देखा जाएगा, और उसके बाद जो भविष्य के निर्णय ले जाएंगे, भविष्य की जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी तो वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध है उनको देखा जाएगा और फिर भविष्य की योजनाएं निर्धारित की जाएंगी। अगर हमारे पास ठीक ठाक संसाधन है तो हम ज्यादा योजनाएं निर्धारित कर पाएंगे, अगर संसाधन सीमित है तो हम कम योजनाएं निर्धारित कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वर्तमान में संसाधन कितने उपलब्ध है हमारे ऊपर, हमारे पास, ठीक है। तो वर्तमान उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजनाएं निर्धारित करना ही नियोजित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो सोवियत प्रणाली है ये कहती है कि प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इतनी मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए जिससे उसके सामान्य जीवन का विकास कर सके या उसके खुद के जीवन का सामान्य विकास कर सके। इतनी मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम मिलनी चाहिए कि उसको रहने के लिए आवास मिलना चाहिए, खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए और पहनने के लिए कपड़े, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, वो तो कम से कम उसको मिलनी चाहिए। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जीवन जीने के न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं मिलने जिससे सामान्य विकास हो सके, ठीक है। तीसरी विशेषता। चौथी आपकी आर्थिक विशेषता ये है कि बेरोजगारी न के बराबर होनी चाहिए। अगर सोवियत प्रणाली की चौथी विशेषता यह है कि बेरोजगारी न के बराबर होनी चाहिए, सब आदमी के पास रोजगार होना चाहिए, तभी देश की अर्थव्यवस्था होगी, बुस्ट होगी और प्रत्येक आदमी अपना देश की उसमें विकास में सहयोग दे पाएगा। तो प्रत्येक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, चौथी विशेषता ये कहती है। पांचवी कहती है कि उन्नत संचार व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो उन्नत होनी चाहिए जिससे किसी भी देश के साथ या किसी भी विश्व में कहीं पे भी ठीक तरीके से संचार स्थापित किया जा सके और विचारों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। देश के संसाधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, यानी कि किसी देश के जितने भी संसाधन है उन पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए। और अधिकार होगा तो किसका होगा, सरकार का। और सरकार का दायित्व यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन संसाधनों को पहुंचाना, ठीक है। तो ये आपकी 6 विशेषताएं तो यहाँ तक हो गई। तो इन 6 विशेषताओं को अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। ये थी सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं। एक दो विशेषताएं और है, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर मैं एक दो विशेषताओं को भी कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली विशेषताएं, 6 विशेषताएं हमारी हो गई। तो 7वीं विशेषताएं आप लिखो। 7वीं विशेषता आप हो जाएगी, क्या हो जाएगी 7वीं विशेषता, कि देश के जो अभी मैंने बताया भी आपको पहले, संपूर्ण देश के संपूर्ण संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण या स्वामित्व, ठीक है, पब्लिक लगा हुआ है, स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है। अगली विशेषता आपकी ये हो गई। 8वीं विशेषता आप लिखेंगे कि भूमि व अन्य उत्पादित संपदाओं पर भी राज्य, या फिर ओब्लिक में मैं लिख देता हूं, ठीक है, राज्य ओब्लिक में सरकार, राज्य या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अगली विशेषता आपकी हो जाएगी कि उपभोक्ता उद्योग उन्नत
अवस्था में होना चाहिए। उन्नत उद्योग का मतलब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कोष्टक में लिख भी देता हूँ कि छोटी से छोटी वस्तु, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई मान लेते हैं, सुई तथा बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु जैसे कार, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, जैसे कार का निर्माण होना चाहिए। अगली विशेषता इसकी आर्थिक विशेषता है ऊर्जा के संसाधनों का विस्तृत स्वरूप पाया जाना चाहिए। विस्तृत स्वरूप, ऊर्जा के संसाधनों का विस्तृत स्वरूप होना चाहिए। ऊर्जा के संसाधनों का मतलब है जो आपके हम निकालते हैं, ऊर्जा मिलती है, जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गई, एटीसी, ठीक है, इन संसाधनों का। और इसके अलावा खनिज संसाधन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऊर्जा व यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना 10 ऊर्जा व खनिज, ठीक है, ऊर्जा व खनिज संसाधनों का विस्तृत स्वरूप होना चाहिए। और यहाँ पर ऊर्जा के साथ ही इसमें भी कर लेना लोहा, खनिजों में भी कर लेना लोहा, तांबा, स्टील, ठीक है, लोहा, तांबा, स्टील, चांदी, सोना, etc, ठीक है, बहुत सारा होते हैं। मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ लोहा, तांबा, मैं समझा देता हूँ ऊपर से, फिर मैं बोलूँगा उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है, कुछ पार्ट छूट रहा हो तो। यहाँ पे हमने पूरी विशेषताएं, लगभग 9 विशेषताएं पूरी की है आर्थिक विशेषताओं में। तो 7वीं विशेषता है कि देश के संपूर्ण संसाधनों पर सरकार या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। देश के जितने भी संसाधन है, जैसे हमारे देश में अब वर्तमान में देखा जाए तो देश के संसाधनों पर किसका नियंत्रण है, देश के सरकार का नियंत्रण या फिर राज्य का नियंत्रण होता है। तो वैसे ही वहां पे उस समय जो सोवियत प्रणाली चलती थी यूएसएसआर में, तो उसका मूल मोटिव था कि जितने भी संसाधन है उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अगली विशेषता ये थी कि भूमि हो, कोई भी जमीन है, पूरे देश की जितनी भी जमीन है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और उस जमीन में अगर कोई भी संसाधन उत्पादित हो रहा है, नई संपदा उत्पादित कर रहे हैं हम, तो उस संपदा पर भी राज्य का या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। अगले ये कह रही है कि उपभोक्ता उन्नत अवस्था में होना चाहिए। उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है कि जो उपभोक्ता खरीदता है, मार्केट से चीजें क्रय करता है, उन चीजों की जो उद्योग है, उनसे संबंधित जो उद्योग है, खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, पहनने की चीजें हो सकती हैं, और हमारे मूलभूत जो जीवन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने वाली चीजें हो सकती हैं। तो उन चीजों को जो मार्केट से खरीदते हैं, जो उपभोक्ता खरीदता है, तो उससे संबंधित जो उद्योग होता है वो उद्योग उन्नत व्यवस्था में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज करेगा, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। और वो तो जब मूलभूत सुविधाएं हैं और मूलभूत आवश्यकताएं के लिए हम खरीदेंगे, तो उपभोक्ता का उन्नत अवस्था में होना चाहिए ये वाला जो उपभोक्ता उद्योग है, जिसमें मतलब छोटी से छोटी, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको इसमें वो करके समझाया कि छोटी से छोटी चीज होती है कि सुई भी उत्पादित होनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी चीज जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, कार और कोई भी साधन ले सकते हो आप, तो उसका भी निर्माण होना चाहिए। ऐसा उपभोक्ता उद्योग उन्नत अवस्था में होना चाहिए। ये सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता थी। अगले सॉरी हमारी 10 विशेषताएं हो चुकी है। 9वीं विशेषता ये है, और 10वीं विशेषता है ऊर्जा व खनिज संसाधन। ऊर्जा में बहुत सारी होती है आपकी, जैसे मान लो कोयला, पेट्रोल, ये संसाधन होते हैं ऊर्जा के संसाधन, जिसमें आपके सौर ऊर्जा भी आती है, पवन ऊर्जा भी आती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ये सब ऊर्जा के संसाधन होते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारी। और उसके अलावा खनिज संसाधन भी होते हैं। खनिज संसाधन का मतलब है जिनको जमीन से खोद कर हम निकालते हैं, ठीक है। तो वो खनिज संसाधन होते हैं जिसमें लोहा निकालते हैं, तांबा निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, जस्ता निकालते हैं, बहुत सारे टंगस्टन निकालते हैं, बहुत सारे वो होते हैं संसाधन, खनिज संसाधन होते हैं जो उनसे निकालते हैं। तो ये भी सारे उन्नत अवस्था में पाने चाहिए। अगर नहीं है तो इनके लिए प्रयास करना चाहिए राज्यों को, ठीक है। तो ये होती है आपकी सोवियत प्रणाली की जो आर्थिक विशेषताएं और राजनीतिक विशेषताएं हमने विस्तृत रूप से देखी है। आप यहाँ से अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, इससे बड़ा कुछ आएगा नहीं। और ये अगर विशेषताएं आपको याद हैं
तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना। नहीं है तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्लास का टाइम कितना हो गया, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। सोवियत संघ का विकास स्टार्ट हो गया अब हमारा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ का विकास। सोवियत संघ या यूएसएसआर का विकास, ठीक है। इसका विकास किस तरीके से हुआ, इसका विकास हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब इसका विकास को अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आगे कि इसकी स्थापना कब हुई, 1917 में, और इसका विघटन कब हुआ, आपका होगा सर 1991 में। तो 1917 से 1991 तक किस तरीके से रहा, किस तरीके से चला सोवियत संघ, और इसमें किस किस शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम ये क्या करेंगे कि सोवियत संघ का जो विकास है, इसको जो 3 शासक रहे उन 3 शासकों के कार्यकाल को बांटकर फिर पढ़ेंगे कि किस शासक के कार्यकाल में किस तरीके की घटनाएं हुई और किस तरीके का विकास हुआ, जिससे कि हमें चीजें आसान हो जाए। क्योंकि हम एक साथ किसी चीज को एक ही वे में लेके चलेंगे तो फिर चीजें हार्ड हो जाएंगी। तो हम इनका थोड़ा सा सरलीकरण करने की कोशिश करते हैं, और इस सोवियत संघ का जो विकास है इसको हम 3 शासकों के उसमें बांट लेते हैं, ठीक है। 3 शासक कौन कौन से हैं, अब क्या करना है, इसके विकास को 3 शासकों का कार्यकाल में बांट लेना है। इसी तरीके से आपको भी बना लेने हैं अपने नोट्सों में कि 3 शासक। अब 3 शासक कौन कौन से हैं, 3 शासकों में ऐसे पेज को 3 भागों में बांट लेना है। पहला शासक, दूसरा शासक और फिर तीसरा शासक, ठीक है। पहला शासक आपका आ जाएगा जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, ठीक है, जोसेफ स्टालिन। पहला शासक आपका हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। दूसरा शासक आ जाएगा आपका निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। तीसरा शासक आपका आ जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। इन 3 शासकों के कार्यकाल में मतलब पूरा सोवियत संघ चला मुख्य रूप से मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका शासनकाल कब तक रहा, इसके काल में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हुई, कौन कौन से इन्होंने कार्य किए। फिर इसके काल में पढ़ेंगे निकिता क्रुश्चेव के काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसके काल में महत्वपूर्ण कौन कौन से घटनाएं हुई। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव के काल में जो ग्लासनोस्ट है, पेरेस्ट्रोइका और पुनर्रचना और आर्थिक और राजनीतिक सुधार हुए, वो सारी चीजें इसके काल में अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आपके बड़ा प्रश्न आ सकता है कि सोवियत संघ के विकास पर प्रकाश डालिए। बड़ा प्रश्न अगर यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है तो फिर आपको ये शासकों के कार्यकाल के रूप में कौन कौन सी घटनाएं इस तरीके से करके लिखना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ से बड़ा प्रश्न बनना है तो आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले शासक को लेते हैं, फिर इसके बाद इन शासकों का एक एक करने से पढ़ते हैं। तो आपको नाम याद रखने, मैं सबसे पहले इस शासक को यहाँ आगे तक लिखूंगा। आपको क्या करना है, पेज को ऐसे 3 भागों में बांट लेना है। इसमें इसी की बातें लिखनी है, इसमें इसी की बातें लिखनी है, इसी की इसी में बातें लिखनी है। अब मैं ऐसे लिखवाने का मेरा एक तात्पर्य, छोटा सा मोटिव ये है कि ये एक साथ लिखे रहेंगे तो हमें कम से कम कंपैरिजन करने में मिखाइल गोर्बाचेव का, निकिता क्रुश्चेव का और तीनों का, जोसेफ स्टालिन का कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और कंपैरिजन के माध्यम से चीजें हमें जल्दी याद होती हैं, क्योंकि चीजें आपस में टकराती हैं कि किस शासक के साथ कौन सी घटना थी, तो वो आपस में टकरा के चीजें फिर दिमाग में वो फिट बैठ जाती हैं। कहने का मतलब याद होती हैं, ठीक है कि नहीं, रिमेंबर हो जाती हैं दिमाग में। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन का अगर आप शासन देखोगे तो इनका शासन रहा 1924 से स्टार्ट हुआ, 1917 में आपका सोवियत संघ आया, लेकिन इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ 1924 से लेकर, और इनका शासनकाल रहा 1953 तक, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जोसेफ स्टालिन पहले शासक हुए, उसका कार्यकाल 1924 से 1953 तक इसका शासन रहा, ठीक है। और इसने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, ठीक है, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो मैं यहाँ तक लिखता हुआ जा रहा हूँ, आपको यहाँ तक नहीं जाना, आपको यहीं पे सीमित रहना। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है बोर्ड पे, इसलिए मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। आपको केवल इसी पार्ट में रहना है, इसी के में, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हम लिखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि जो जोसेफ स्टालिन है
इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, तो कार्य भी लिख लेते हैं, 2-4 कार्य भी हमारे पास होने चाहिए प्रत्येक से संबंधित। तो इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कार्य किए, उन कार्यों में सबसे पहले आ जाता है उद्योगों का तीव्र विकास किया इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला आ गया उद्योगों का तीव्र विकास। एक मिनट, ठीक है। तो उद्योगों का इसके काल में सबसे पहला है कि उद्योगों का तीव्र विकास किया, ठीक है। जो आपका है जोसेफ स्टालिन, इसने उद्योगों का तीव्र विकास किया, पहली विशेषता ये हो जाएगी। दूसरी विशेषता ये है कि देखो ये इसका शासन कब से कब तक है, 1924 से 1953 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आपका, 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में यही शासक रहे सोवियत संघ के, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेना आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भूमिका। दूसरी विशेषता, 2 विशेषताएं ये है। तीसरी विशेषता और याद रख लेना कि जो कृषि है, खेती थी, उसका बलपूर्वक इसने क्या कर दिया, बलपूर्वक सामूहिकरण कर दिया। समूहीकरण कह दो चाहे सामूहिकरण कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इसके काल में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, 3 कार्य याद रखने कि उद्योगों का तीव्र विकास किया इसने, ठीक है। दूसरा काम ये किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जीत हुई थी, ये जीत वाले गुट में शामिल था रूस भी, और रूस पे जो सोवियत संघ था उस पर शासन किसका था, इसी का था, जोसेफ स्टालिन का। तीसरा है कि कृषि थी, उसका बलपूर्वक सामूहिकरण कर दिया। बलपूर्वक सामूहिकरण का मतलब है कि एक आदमी खेती नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों को जमीनें निर्धारित कर दी कि इतने लोग मिलकर खेती करेंगे, तो इस तरीके से खेती का सामूहिकरण किया, ठीक है। अब इसके काल में और दूसरी चीजें यह है कि इसके काल में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, तो शीत युद्ध से संबंधित भी हम देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग इसी के काल में लिख लेते हैं कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूएसएसआर व शीत युद्ध, ये अगली हेडिंग इसी वाले इसमें डालनी है, यूएसएसआर व शीत युद्ध, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। दो गुटों शीत युद्ध यूएसएसआर व यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूएसएसआर का मतलब तो आपका यही सोवियत संघ हो गया, और यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्ध यूएसएसआर व सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। और कब प्रारंभ हुआ, ये इसमें लिख लेना, 1945 में, ठीक है। एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश थी शीत युद्ध। आपको नहीं दिख रहा हो तो मेरी आवाज से सुन लेना और लिख लेना, मैं बोल दूंगा। लास्ट वाला पॉइंट है, एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश, शीत युद्ध यही था बस, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। जो जोसेफ स्टालिन की जो भी बातें पढ़ने की वो सारी की सारी मैंने बता दी है आपको, लिखवा दिया। अब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जोसेफ स्टालिन सबसे पहला शासक था सोवियत संघ का, जिसका शासन स्टार्ट होता है 1924 से समाप्त होता है 1953 में, ठीक है। सोवियत संघ के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कार्य के रूप में देखा जाए तो उद्योगों का तीव्र विकास इसी के काल में हुआ, ठीक है। दूसरा विकास हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत इसी के काल में हुई, क्योंकि इसका शासन 1924 से स्टार्ट हो रहा, 1953 में समाप्त हो रहा, तो 1945 में भी यही शासक रहे, तो इसके काल में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत मिली। कृषि का बलपूर्वक सामूहिकरण, ये याद रखना आपको कि कृषि का बलपूर्वक सामूहिकरण का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलकर खेती करेंगे, ठीक है। एक निश्चित स्थान उनको निर्धारित कर दिया जाएगा, और उस स्थान पर वो लोग जिनको अलॉट होगा वो निर्धारित स्थान या निर्धारित जो खेती का स्थान है या खेत है
जो निर्धारित होंगे वो